हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। लास्ट क्लास हमारी थी प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अब हम आपको कराएंगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। शिक्षा सिद्धांत में कि प्लेटो ने शिक्षा के बारे में अपने विचार किस प्रकार दिए हैं। तो प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है, प्लेटो ने रिपब्लिक में जिस न्याय की बात कही थी उसे कर्तव्यों का पालन करना बताया था और सद्गुणों की ज्ञान की चर्चा की थी। उसमें प्लेटो ने अपने ज्ञान के प्लेटो ने सद्गुण और ज्ञान की चर्चा की बात कही थी। आगे है, उनका मानना है कि जिसमें ज्ञान अपेक्षित है उसके लिए बेहतर शिक्षा का होना आवश्यक है। रूसो ने प्लेटो के रिपब्लिक ग्रंथ को शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट अर्थात सर्वश्रेष्ठ कृति की संज्ञा दी थी। रूसो ने एक बार और मैं इसको थोड़ा कर रहा हूँ पास में, ठीक है। अब है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। एथेंस और स्पार्टा नगर, क्योंकि जो यूनान के दो नगर थे एथेंस और स्पार्टा, उन नगरों की शिक्षा विधियों को समायोजित कर इसने अपनी शिक्षा का वर्णन किया है। तो हमें प्लेटो की शिक्षा को समझने से पहले प्लेटो की शिक्षा को समझने से पहले एथेंस और स्पार्टा के जो नगर थे उस समय उनकी शिक्षा को समझना होगा। तो सबसे पहले हम एथेंस की शिक्षा प्रणाली को देखते हैं यहाँ पर कि एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी। और मेरा प्रयास रहता है कि मैं उसको पॉइंटों में समझाने का प्रयास करूँ। पॉइंट्स अगर हमारे सामने आ जाते हैं तो विद्यार्थी उनको समझ आसानी से लेता है और उनका एक्सप्लेन भी कर लेता है। तो यहाँ एथेंस में जो शिक्षा थी, वहाँ की शिक्षा का जो पहला पॉइंट है या पहली बात थी, वहाँ कहा गया था कि यहाँ की शिक्षा निजी नियंत्रण में थी, यानी कि सरकार के नियंत्रण में नहीं थी, निजी नियंत्रण में थी। अर्थात शिक्षा पर प्राइवेट नियंत्रण था, या ये कहें कि व्यक्ति स्वयं अपने हिसाब से अपनी शिक्षा निर्धारित करना, उस शिक्षा पर खर्च करना, ये सब बातें, सरकार का उस पर कोई दखल अंदाजी नहीं थी। दूसरा, राज्य का इस शिक्षा से कोई संबंध नहीं। जैसे मैंने पहली पॉइंट में बताया कि राज्य का इस शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। व्यक्ति की शिक्षा जो थी वो निजी शिक्षा थी, वो उसको ग्रहण करे ना करे, किस प्रकार से करे, किस लेवल तक करे, ये सब जो है व्यक्ति का अपना निजी मामला था। तीसरा है, पुरुषों की शिक्षा महिलाओं के लिए नहीं, बिल्कुल, कि जो शिक्षा पुरुषों को दी जाती थी वो शिक्षाएं महिलाओं को नहीं दी जाती थी। अर्थात पुरुषों की शिक्षा अलग और महिलाओं की शिक्षा अलग। इस प्रकार से जो है यहाँ एथेंस जो नगर था उसमें शिक्षा की बात कही गई है। एथेंस में शिक्षा के जो अगला पॉइंट है वो है कि यहाँ शिक्षा के 3 स्तर बताए गए हैं एथेंस में: प्राइमरी प्राथमिक, मिडिल माध्यमिक और हाई उच्चतम या हाई सीनियर। तो वहाँ जो प्राथमिक शिक्षा थी उसको प्राप्त करने के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष एक निर्धारित उम्र थी, जिसमें बच्चा संगीत और अखाड़ेबाजी सीखता था। अखाड़ेबाजी मतलब कुश्ती, कबड्डी, इस तरीके से। दूसरी जो थी वो माध्यमिक शिक्षा थी। माध्यमिक शिक्षा 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक निर्धारित की गई थी, जिसमें विद्यार्थी भाषण अर्थात अभिव्यक्ति, बोलना, राजनीतिक विचार रखना और व्याकरण जैसे विषयों का ज्ञान प्राप्त करता था। एथेंस में जो हाई लेवल की शिक्षा थी वह 18 से 20 वर्ष की थी, जिसमें एथेंस नगर की सुरक्षा के लिए विद्यार्थियों को सैनिक की शिक्षा अर्थात सैन्य शिक्षा दी जाती थी, जिसमें विद्यार्थियों को सेना के प्रति प्रेरित किया जा सके और एथेंस राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आगे हम देखते हैं कि स्पार्टा जो यूनानी जो दूसरा नगर था स्पार्टा, उस स्पार्टा के अंदर किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। स्पार्टा में पहला पॉइंट है, यहाँ की शिक्षा राज्य के अधीन होती थी। देखो उसका विपरीत है एथेंस का, वहाँ निजी नियंत्रण में थी और यहाँ राज्य के अधीन है। अर्थात वहाँ व्यक्ति का अपना मामला था, यहाँ राज्य का मामला है। राज्य जो शिक्षा निर्धारित करेगा वो स्पार्टा के लोगों को ग्रहण करनी होगी। आगे है, इस शिक्षा में परिवार का
जो है कोई उत्तरदायित्व नहीं होता था। अर्थात परिवार को ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती थी कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देंगे, कहाँ तक देंगे, किस लेवल की देंगे। उसमें राज्य ही निर्धारित करता था कि किस लेवल के, किस उम्र के विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा देनी है। तीसरा पॉइंट, 7 वर्ष से ऊपर की शिक्षा राज्य के नियंत्रण में थी। चलो 1 से लेकर 6 वर्ष तक की, या तो जिसको हम घरेलू शिक्षा कह सकते हैं, माँ बाप के द्वारा सिखाना कह सकते हैं, वो हो सकता है। परंतु 7 वर्ष से ऊपर जैसे बच्चा होता था तो उसकी शिक्षा का जो कार्य होता था वो किसके ऊपर होता था? राज्य के ऊपर होता था। वो राज्य की जिम्मेदारी होती थी, राज्य का नियंत्रण होता था। स्पार्टा में लड़के और लड़कियों को एक साथ शिक्षा दी जाती थी। देखो यहाँ एथेंस की बिल्कुल विपरीत है। वहाँ कहा जा रहा था कि जो लड़के हैं उनकी शिक्षाओं को लड़कियाँ अर्थात पुरुषों की शिक्षा को महिलाएं ग्रहण नहीं कर सकती, जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा एक साथ दी जाएगी। अगला पॉइंट है, स्पार्टा की शिक्षा यूनानी जगत में प्रसिद्ध थी। जो स्पार्टा नगर की जो शिक्षा थी पूरे यूनानी जगत में जो है वो प्रसिद्ध थी, यूनानी सभ्यता के अंदर, जहाँ से संबंध प्लेटो और अरस्तु का माना जाता है। इसी आधार पर हम अब प्लेटो की शिक्षा की विशेषताएं बताएंगे, क्योंकि प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा को संयुक्त कर, समायोजित कर अपनी शिक्षा बनाई, अर्थात अपनी विचार शिक्षा के ऊपर रखे। तो प्लेटो ने क्या कहा है, प्लेटो की शिक्षा के क्या विचार हैं उसमें हम देख लेते हैं। उसका पहला पॉइंट है आपका कि अनिवार्य शिक्षा राज्य नियंत्रण में हो, यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं स्पार्टा की तरह शिक्षा को अनिवार्य भी माना और शिक्षा को जो है क्या माना, राज्य के नियंत्रण में माना। अनिवार्य भी है और राज्य के नियंत्रण में भी है। आगे दूसरा पॉइंट है कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की इन्होंने बात कही। यहाँ भी लगभग स्पार्टा का माहौल या स्पार्टा वाली शिक्षा पर ही विचार प्लेटो ने किया है कि ये नहीं कि भाई स्त्री और पुरुष की शिक्षा अलग अलग होगी, पुरुष की शिक्षा को महिलाएं नहीं ले सकती, नहीं, यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों की शिक्षा समान मानी गई है। आगे तीसरा पॉइंट है किसान व कारीगर वर्ग के लिए शिक्षा। तो प्लेटो ने तो अपनी शिक्षा की एक और विशेषता बताई है कि प्लेटो ने जिस शिक्षा की कल्पना की है, जिस शिक्षा की बात की है, उसमें किसान व कारीगर जो ये 2 वर्ग आते हैं, ये 2 वर्ग भी अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आगे कला व साहित्य से युवकों को दूर रखना, कि जो कला है और साहित्य है, आर्ट है और ग्रंथ हैं जो साहित्य हैं, उनसे युवकों को दूर रखने की सलाह जो है प्लेटो ने दी है। उनका ऐसा मानना है कि वो कला के मामले में जाके साहित्य को पढ़कर युवक जो है एक रास्ता भटक जाएंगे और जिसकी वजह से वो एक अच्छे राज्य की कल्पना में योगदान नहीं दे सकते, ऐसा उनका मानना है। 5वां पॉइंट है शिक्षा का मिश्रित रूप, यानी कि वही बात है कि एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा उन्होंने पढ़ी, समझी और फिर उसको उन्होंने मिश्रित रूप दिया है। 6वां जो पॉइंट है वो है कि शरीर व आत्मा के लिए संपूर्ण शिक्षा। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपने शरीर व आत्मा के लिए संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यहाँ उनकी संपूर्ण शिक्षा का मतलब है बहुत लंबे समय तक की शिक्षा। उन्होंने आगे चलकर उनको 2 भागों में बांटा है, प्रारंभिक, उच्च। मैं उसको अभी बताऊंगा, पहले आप इसकी विशेषताएं देख लीजिए। इसकी विशेषता में अगला पॉइंट है कि उत्तम नागरिकों का निर्माण करना। प्लेटो ने जिस शिक्षा की कल्पना की है उसमें बताया जा रहा है कि उत्तम नागरिकों की शिक्षा का मतलब उत्तम नागरिकों का निर्माण करना। जो प्लेटो की शिक्षा है उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है क्या करना, उत्तम नागरिक बनाना। अच्छा, लास्ट है कि गणित का ज्ञान आवश्यक होना। बिल्कुल, प्लेटो का ये भी मानना है कि जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसको गणित का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहूँ, गणित पर तो प्लेटो ने विशेष बल दिया है। गणित ये कहा है कि मेरी शिक्षा के अंदर जिस शिक्षा की मैं कल्पना कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ या विचार रख रहा हूँ उसमें गणित का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आगे चलकर हम बताते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा है उसने उसको 2 भागों में वितरित किया है, बांटा है। ठीक है, वो 2 भाग कौन से हैं, एक प्रारंभिक और एक उच्च शिक्षा। जैसे वहाँ हम देख रहे थे स्पार्टा ने 3 भागों में बांटा था, प्राइमरी, मध्य और उसमें स्पार्टा ने बांटा था। एक सेकेंड यहाँ ये एथेंस ने यहाँ बांटा था 3 भागों में। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला इस तरीके से 3 भागों में बांटा था। आगे
यहाँ जो प्लेटो हैं वो अपनी शिक्षा को मात्र 2 भागों में बांटते हैं, एक प्रारंभिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा से उनका मतलब है कि 7 वर्ष से लेकर जन्म से लेकर 7 वर्ष। और अच्छा है, कहने का मतलब प्रारंभिक शिक्षा को भी उन्होंने 3 भागों में बांटा है। प्रारंभिक शिक्षा को उन्होंने 3 भागों में कैसे बांटा है ये देखिए। पहली जन्म से लेकर 7 वर्ष तक, उसके बाद दूसरा 6 से लेकर 18 वर्ष तक, तीसरा उन्होंने 18 से 20 वर्ष तक, इसमें सैनिक शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने एथेंस की तरह ही, एथेंस में तो टोटल 3 वर्षों में बांटी थी, 3 क्षेत्रों में बांटी थी शिक्षा को, 3 भागों में बांटा था, परंतु यहाँ प्लेटो ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को ही 3 भागों में बांटा, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि जो शिक्षा है वो लंबे समय तक चलनी चाहिए, लंबे समय तक उन्होंने शिक्षा की बात कही, तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा को ही 3 भागों में बांटा है। अब चलते हैं हम उनकी उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में उन्होंने कहा कि जब विद्यार्थी 20 वर्ष तक सैनिक शिक्षा लेगा तो उसके बाद वो 20 से 35 वर्ष तक और 35 से फिर 50 वर्ष तक 2 शिक्षाएं और ग्रहण करेगा, जिसमें वो शासन संबंधित शिक्षा ग्रहण करेगा और शासक का निर्माण किस प्रकार से करना है, राज्य का निर्माण किस प्रकार से करना है, ये सारी शिक्षाएं जो है वो इस उम्र में सीखेगा। क्योंकि उनका कहने का मतलब था कि इतनी शिक्षा ग्रहण करके देश के अंदर से ही, राज्य के अंदर से ही सैनिक भी पैदा करना है, और जो ज्ञानी हैं, दार्शनिक हैं, जिनके विचार अच्छे हैं, वो राजा की भूमिका आगे चलकर निभाएंगे। अच्छा जी, अब इतना होने के बावजूद उनके जो है शिक्षा की आलोचना की बात आ रही है कि कहीं ना कहीं एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। प्लेटो ने अपनी अच्छाइयाँ बता दी, परंतु दूसरे विचारकों ने, अन्य विचारकों ने, आलोचकों ने उनकी शिक्षा की आलोचना की है। कैसे आलोचना की है, उसका पहला पॉइंट्स है कि उत्पादक वर्ग की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, उन्होंने राजा और सैनिक 2 शिक्षाओं पर तो बल दिया, परंतु जो तीसरा वर्ग था उत्पादक वर्ग, उसकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। दूसरा है गणित को आवश्यकता से अधिक महत्व। प्लेटो ने बार बार कहा था कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है, बेसिक ज्ञान। उसके बाद जब वो पढ़ेगा तो उसमें भी वो गणित अनिवार्य रूप से लेगा। तो आलोचक कहते हैं कि प्लेटो ने गणित पर ज़्यादा जोर दिया है। रुचि की विविधता का अभाव, तो यहाँ आलोचकों का मानना है कि प्लेटो की शिक्षा रुचिपूर्ण नहीं है, अर्थात उनकी रुचि में विविधता नहीं है, उसका अभाव है, अर्थात उन्होंने 1-2 विषय तक ही अपनी शिक्षा को समेट दिया है। उसके बाद उसकी चौथी आलोचना है आलोचकों की, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण ज़्यादा, कि प्लेटो ने ये कहा था कि शिक्षा पर किसका नियंत्रण होगा, राज्य का नियंत्रण होगा। और जैसे हमने एथेंस और स्पार्टा में पढ़ा, एथेंस में ऐसा नहीं था, स्पार्टा में था, तो स्पार्टा का ही सिद्धांत कहीं ना कहीं प्लेटो ने ग्रहण किया, परंतु आलोचकों का मानना है शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण ज़्यादा हो गया, जिस वजह से हम इसकी बुराई करते हैं। 5वीं आलोचना है लंबी अर्थात जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि प्लेटो ने अपनी शिक्षा को, अपने शिक्षा के विचार को 2 भागों में बांटा, प्रारंभिक और उच्च। प्रारंभिक है उन्होंने जन्म से लेकर 7 वर्ष, 6 से लेकर 18 वर्ष, 18 से लेकर 20 वर्ष। 20 वर्ष तक तो उन्होंने शिक्षा बताई, जिसमें वो सैनिक शिक्षा ग्रहण करेंगे, बेसिक शिक्षा ग्रहण करेंगे। उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा को 20 से 35, 35 से 50 2 भागों में बांटा, जिसमें शासन संबंधी शिक्षा और शासक संबंधी शिक्षा, यानी कि शासन कैसे चलाना है और शासक का निर्माण कैसे करना है, इस प्रकार की शिक्षा का वर्णन किया। यानी कि जीवन भर चलने वाली शिक्षा एक लंबी शिक्षा है जो कि 50 वर्ष तक बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आलोचकों ने इसकी आलोचना की है। प्लेटो की शिक्षा की आलोचना का अंतिम पॉइंट है स्त्री पुरुष दोनों की समान शिक्षा, जबकि प्रकृति व भावनाओं पर ध्यान नहीं देना। तो आलोचकों ने कहा है कि प्लेटो स्त्री और पुरुष की शिक्षा को समान मानते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि उन्होंने स्त्री और पुरुष की प्राकृतिक भावनाओं का ध्यान नहीं रखा कि स्त्री को थोड़ा हट के शिक्षा दी जाए, पुरुष को अलग शिक्षा दी जाए। क्यों? क्योंकि उनकी दोनों की जो भावनाएं होती हैं वो बहुत अलग होती हैं। पुरुष की अपने संवेग होते हैं और महिला के अपने संवेग होते हैं। उन दोनों संवेगों को समझने के लिए प्लेटो को कहीं ना कहीं स्त्री और पुरुष दोनों की शिक्षा में थोड़ा सा अंतर देना चाहिए था, इसलिए हम प्लेटो की शिक्षा की आलोचना करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज आपको ये समझाने का प्रयास किया है प्लेटो की शिक्षा के बारे में। पहले ये बताया कि एथेंस और स्पार्टा दोनों शिक्षाओं का संयुक्त रूप उसने समझा और उसके माध्यम से अपनी शिक्षा व्यवस्था को जो है इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास किया, अर्थात उसको
उस पर विचार दिया। प्लेटो ने अपनी शिक्षा की विशेषताएं बताई और उसने अपनी शिक्षा को 2 भागों में बांटा। फिर उसकी शिक्षा की आलोचना कहीं ना कहीं की जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पूरा प्रयास किया है और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। पॉइंट्स में इसलिए बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि विद्यार्थी पॉइंट से अच्छे समझकर उसको एक्सप्लेन कर सकता है। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका ग्रेजुएशन में आता है और एक 16 नंबर का जो मार्क्स आता है वहाँ पर, या किसी कंपटीशन टेस्ट के लिए एक्सप्लेन वाले टेस्ट में एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आप इन पॉइंट्स का और वर्णन कर सकते हो अगर ज़्यादा ये डिमांड है। अगर ये 8 से 10 नंबर का है तो इतना बहुत है, इसको आप सफिशिएंट रूप से लिख सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़े रहें। थैंक यू।